चक्रियों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधान परिषद इलेक्शन की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को अमर अकबर एंथनी की सरकार कहते थे। अमर अकबर एंथनी एक बहुत ही हिट फिल्म थी और उस हिट फिल्म में जिस तरह से रॉबर्ट सेठ को पटकनी दी जाती है, उसी तरह से अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर एंथनी। इस अमर अकबर एंथनी की सरकार ने रॉबर्ट सेठ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया और इस मौके पर महाराष्ट्र की जनता ने उसकी सेवा में बेहतरीन तोहफा पेश किया। 6 में से सिर्फ एक जगह बीजेपी को कामयाबी दी और 4 जगह महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जीते, एक जगह एक आजाद उम्मीदवार जीत गया। ये सफलता उस दिन आई जिस दिन हैदराबाद में बीजेपी अपनी महान सफलता पर खुशी मना रही थी। आप देखें कि अमित शाह उस पर मुबारकबाद दे रहे थे, नड्डा ने भी उसका अभिनंदन किया, लेकिन किसी ने महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए कि इस विफलता ने हैदराबाद की सफलता पर ग्रहण लगा दिया था। महाराष्ट्र में कुल 6 सीटों पर इलेक्शन हुआ। इसमें से 3 सीटें ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी की थी, यानी पुणे, औरंगाबाद और नागपुर की। इसके अलावा 2 सीटें टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी और एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार यानी कांग्रेस का एमएलसी बीजेपी में चला गया, इसलिए वो खाली हो गई थी और उस पर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा। जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी में चला गया था, वो सीट तो बीजेपी ने बचा ली, यानी कांग्रेस का जो एक्स उम्मीदवार है उसने अपनी सीट बीजेपी के लिए बचा ली, लेकिन बाकी 5 जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ग्रेजुएट की जो 3 सीटें थी, उनमें से सबसे प्रमुख सीट नागपुर की थी, क्योंकि नागपुर में बीजेपी का गढ़ है और आरएसएस का मुख्यालय है। यहां पर बीजेपी ने अपने मेयर को मैदान में उतारा, इसके बावजूद वो इस सीट को बचा नहीं सकी और 58 साल के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी को यहां पर हरा दिया। इस सीट की खास बात यह है कि यहां पहली मर्तबा देवेंद्र फडणवीस के पिताश्री इलेक्शन जीते थे। उसके बाद 4 मर्तबा लगातार नितिन गडकरी यहां से जीतते रहे। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस एमएलए हैं और नितिन गडकरी वहीं से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। इसके बावजूद बीजेपी के मेंबर की करारी हार, यानी कांग्रेस को मिले 61,000 वोट तो बीजेपी को मिले केवल 42,000 वोट। इतने बड़े फर्क के साथ बीजेपी का हारना इस बात का संकेत है कि इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को घर में घुस के मारा। ये बात बीजेपी वाले बहुत कहते हैं, लेकिन ये कि इस मर्तबा ये हुआ कि कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हरा दिया। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। पिछले चंद सालों में यहाँ पर बीजेपी ने अपनी बहुत पकड़ बढ़ाई। जिस तरह से कि अब वो हैदराबाद में बहुत खुश हो रहे हैं, इसी तरह से वो पूना की सीट, पूना का एमएलए, पूना का एमपी, पूना का महापौर और इस तरह से पूना का एमएलसी सीट भी जो है वो जीत गए थे और ये समझने लगे थे कि पूना के ब्राह्मण और पूना के जो सुशिक्षित लोग हैं वो हमारे साथ हैं। वैसे भी बीजेपी के बारे में ये बात कही जाती है कि वो शहरों की पार्टी है, वो पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन इस बार उसको पता चल गया कि शहरों का नौजवान और पढ़ा लिखा नौजवान बीजेपी से बेजार हो चुका है। इसलिए पूना में भी एनसीपी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को बुरी तरह हरा दिया। यही हाल औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद में भी एनसीपी के उम्मीदवार ने बीजेपी को हरा दिया। इस पूरे इलेक्शन में एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी अध्यक्ष पाटिल ने बहुत जोर और शोर से काम किया था, लेकिन ये कि उनको दोनों जगह मुंह की खानी पड़ी
वो लोग तो ये सपना देख रहे थे कि ये 6 की 6 सीटें जीत जाएंगे और उसके बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को अस्थिर कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि वो खुद अस्थिर हो गए। अब पाटिल को लोग पूछ रहे हैं कि आप संन्यास पे कब जा रहे हैं। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 सीटों में से एक पर जो अपक्ष उम्मीदवार जीता वो एनडीए समर्थित है और दूसरे पर एक आजाद उम्मीदवार ने शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया। इस जीत पर महाविकास आघाड़ी के चाणक्य शरद पवार ने कहा कि ये महाविकास आघाड़ी की मिलजुल कर हासिल की हुई जीत है। उन्होंने सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेने के बजाय अपने सारे साथियों में बांट दिया और उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर में बीजेपी का हारना ये इस बात का संकेत है कि अब लोगों का ध्यान बीजेपी से हट रहा है, वो बीजेपी से दूर हो रहे हैं। महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी, हम अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे और हमने इनकी ताकत का यानी इन तीनों की कंबाइंड ताकत का गलत अंदाजा लगाया। फडणवीस का ये स्टेटमेंट भी गलत है, जिस तरह से कि उनका अंदाजा गलत था। इस बार जो बीजेपी को हार हुई है उसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस 1 साल में जिस गंभीरता से काम किया और कोरोना काल में जिस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया, उससे जनता का विश्वास उद्धव ठाकरे पर और महाविकास आघाड़ी पर पड़ा है। दूसरे मुख्यमंत्री, खासतौर से बीजेपी के मुख्यमंत्री तरह तरह के नाटक और ड्रामेबाजी करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। उसने बहुत गंभीरता से इस पूरी सिचुएशन को देखा और जनता के साथ अपना संपर्क बनाए रखा। हर हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन में वो लोगों के बीच आते रहे, वो कॉन्फ्रेंस कॉल से लोगों से बात करते रहे और लोगों को समझाते रहे और इस तरह से जो शांति और सद्भावना का माहौल महाराष्ट्र में रहा, इसका प्रतिसाद लोगों ने ये दिया कि एमवीए के उम्मीदवारों को जिताया। इसके कुछ और कारण भी हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीजेपी ने बिहार में फायदा उठाने की कोशिश की और महाराष्ट्र सरकार को और बंबई पुलिस को विलन बना दिया। इससे उनको बिहार में तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग सोचने लगे कि ये बीजेपी हमारी दोस्त है या दुश्मन है। इसको सुशांत सिंह राजपूत से तो बहुत मोहब्बत है, हालांकि उस बेचारे ने सुसाइड किया था, लेकिन उसके बहाने से ये हमारी सरकार को स्थिर कर रहे हैं, ये हमारी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। इसका डेफिनेटली महाराष्ट्र के पढ़े लिखे नौजवानों पर असर हुआ और उन्होंने बीजेपी को सबक सिखा दिया। इसी तरह से अर्नब गोस्वामी का मामला हुआ। अन्वय नायक के मामले में उसने भी सुशांत सिंह की तरह से आत्महत्या की थी और उसने तो अपनी सुसाइड नोट में क्लियरली अर्नब गोस्वामी का नाम भी लिख दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को बचाने की कोशिश की, जिस तरह से उसको जमानत दी और जमानत देने के बाद यहाँ तक कह दिया कि अगर मुंबई हाईकोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आता है तब भी 2 महीने तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इससे महाराष्ट्र की जनता ने सोचा कि जो अर्नब गोस्वामी हमारे मुख्यमंत्री को बुरा भला कहता है, हमारी सरकार का मजाक उड़ाता है, हमारी बंबई पुलिस को चैलेंज करता है, केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार उसका समर्थन करती है, तो क्यों ना एक बार बीजेपी को इसका सबक सिखा दिया जाए। इस प्रकार ये जो बीजेपी की हार हुई है, इसमें अर्नब का समर्थन भी शामिल है। इस हार का तीसरा कारण ये है कि योगी जी इलेक्शन से 1 दिन पहले बंबई आए और उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों से बात करना शुरू कर दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये खबर उड़ाई गई मीडिया में कि योगी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को यूपी ले जाना चाहते हैं। यूपी के लोग तो इसको सुन के खुश हुए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि एक बंबई का रहने वाला नौजवान या महाराष्ट्र का रहने वाला नौजवान, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आप यहाँ की इंडस्ट्री तबाह कर देंगे और यहाँ की इंडस्ट्री को अपने यहाँ ले जाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं करता। लोगों ने सोचा कि अच्छा, तुम इंडस्ट्री जब ले जाओगे तब ले जाओगे, लेकिन अभी हम तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। इसका चौथा कारण एकनाथ खड़से
का बीजेपी छोड़ना है। एकनाथ खड़से दरअसल एक सिंबल है। बीजेपी के साथ जो ओबीसी समाज आया था उसमें एकनाथ खड़से, मुंडे ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनका तिरस्कार किया और मुंडे की बेटी पंकजा अभी तक बीजेपी में है लेकिन नाराज है। एकनाथ खड़से को इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि आखिर वो बीजेपी छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने एनसीपी में प्रवेश कर लिया और एनसीपी ने उनको एमएलसी बनाया। तो इससे ओबीसी समाज में भी ये मैसेज गया कि ये बीजेपी ने हमारा उपयोग तो बहुत किया, हमारा वोट तो बहुत लिया, लेकिन हमारे नेताओं के साथ ये दुर्व्यवहार करती है, उनका तिरस्कार करती है। इसलिए डेफिनेटली ओबीसी नौजवानों ने भी इनको सबक सिखाने का फैसला किया होगा। आखिरी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है वो केवल भावनात्मक मुद्दों को उठाकर जीतती है। कभी कश्मीर, कभी राम मंदिर, कभी 3 तलाक, कभी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह। जब ठंडे दिमाग से लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि ये एमएलसी के इलेक्शन में हुआ, तो वो ये सोचते हैं कि ये पार्टी हमको बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, जब उनका शोषण किया जाता है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और जाकर कमर पर मुहर लगा देते हैं। लेकिन आप कितने दिनों तक लोगों को भड़काएंगे, कितने दिनों तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे? आखिर ये पाप का घड़ा एक दिन भारी जाएगा। ये इलेक्शन बीजेपी के लिए एक बहुत अहम संकेत है कि वो अपनी हाल को सुधारे। अगर उसने अपना हाल नहीं सुधारा तो पूरे देश में वही होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो नहीं होगा जो हैदराबाद में हो रहा है। पूना के लोगों ने भी हैदराबाद की तरह से बीजेपी को अपनाया था, औरंगाबाद के लोगों ने भी अपनाया था, नागपुर के लोग तो उसके ऊपर पहले से फिदा थे, लेकिन एक एक करके बीजेपी ने तीनों को गंवा दिया और इसी प्रकार हैदराबाद के लोगों को भी गंवा देगी, इसलिए कि उसका चाल चरित्र ठीक नहीं है। अगर आपको राजनीति में रहना है तो आपको अपना चाल चरित्र ठीक रखना पड़ेगा। आप लोगों को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।